बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू डिस्कस करेंगे क्लास 12th का आपका जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है बच्चों, यानी कि अर्थशास्त्र का। तो इसके बोर्ड के एग्जाम 2025 के लिए जो कि आपका 19 मार्च को होने वाला है, 19 मार्च 2025 को इकोनॉमिक्स का, ठीक है। इसी की तैयारी के लिए हम लोग अपना सबसे पहला सैंपल पेपर जो है, ठीक है, यानी कि सैंपल पेपर 1 इसको डिस्कस कर रहे थे। तो ये वीडियो इसी पेपर के पार्ट 2 की रहने वाली है, ठीक है। और बच्चों इस पार्ट 2 वाली वीडियो में हम समझेंगे आपके खंड नंबर खा को, यानी कि भारतीय आर्थिक विकास को। खंड का जो है बच्चों समष्टि अर्थशास्त्र, ये पार्ट 1 में समझा दिया है। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में, तो आप जाके जल्द से चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम खंड खा पूरा समझेंगे भारतीय आर्थिक विकास का, ठीक है। इसमें कितने क्वेश्चन होंगे बच्चों बता दूं, इसमें आपके 10 एमसीक्यू होंगे, ठीक है। 3 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे, 4 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे और 6 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन होंगे। और सेम यही पैटर्न सेक्शन ए में भी फॉलो है ना। कुल 20 एमसीक्यू हैं, 3 नंबर के 4 क्वेश्चन है, 4 नंबर के 6 क्वेश्चन है, 6 नंबर के 4 क्वेश्चन है, इसीलिए आधे आधे बट गए हैं। सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं बच्चों, ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपका यहाँ पे पैटर्न कंप्लीट। तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं अपने आज के सैंपल पेपर 1 के पार्ट 2 की वीडियो को, ठीक है। तो चलिए बच्चों वीडियो को शुरू करेंगे। रिमाइंड करवा देता हूं बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि प्राथमिक समष्टि अर्थशास्त्र इसको पूरा कर लिया था, ठीक है। सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। चलो ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों आज के इस पेपर का जो हमारा सेक्शन नंबर भी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, हिंदी में कहें तो खंड बा है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, वो यहाँ से शुरुआत हो जाता है, ठीक है। अब बड़े ध्यान से सुनना, सबसे पहले सेक्शन बी में हमसे पूछे जाएंगे 10 एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि 10 एमसीक्यू के अंदर से आपके 2 क्वेश्चन एमसीक्यू वाले ऐसे हैं जिसमें आपको चॉइस भी मिलेगी, ठीक है। तो टोटल आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे एमसीक्यू के? 12 है, ठीक है बच्चों। तो आप सभी बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो जो एमसीक्यू आपको अभी मैं समझाऊंगा, आप सभी बच्चे भी उन एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर अपने मन ही मन जरूर सोचते चलना, और जब मैं आंसर बताऊंगा तो मैचिंग कर लेना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपने एक्चुअल में कितनी तैयारी कर रखी है अपने कल के पेपर के लिए। ओके, तो आ जाइए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। यानी कि यहाँ पे देखो आपके 4 एमसीक्यू एक ही क्वेश्चन से कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहला क्या करना है, हमें गलत कथन का चयन करना है। तो सबसे पहले दिया गया बच्चों कि जो टिस्को की स्थापना है ये 1907 में हुई, तो ये वाला कथन तो हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा, भारत में सबसे पहली आधिकारिक जनगणना कब हुई थी? 1861 में, ये भी सही है। और जो जूट है ये एक व्यावसायिक फसल है, ये भी सही है। लेकिन ये कहना बच्चों कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत के जनांक की स्थिति दर्शाती है क्या? उच्च जन्म दर, ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। विभाजन होना, पलायन होना, ठीक है, और क्या नाम है जनसंख्या का इधर उधर जाना, तो ये जन्म दर को नहीं दर्शाता है ना। तो सी वाला आपका यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। इसी प्रकार से आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमोंग द फॉलोइंग, तो कौन सी हो जाएगी बच्चों इनकरेक्ट आपकी? ऑप्शन नंबर सी वाली। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, और अगर देखा जाए तो सेक्शन बी का दूसरा क्वेश्चन है। ओके, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए सुख सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है? ठीक है, तो ग्रामीण और कृषि विकास के लिए सबसे सर्वोच्च संस्था कौन सी है बच्चों? फटाफट से सोचो कौन सा होगा आपका इसका आंसर? वो है नाबार्ड। कौन सी है? नाबार्ड। अब इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है बच्चों कि कृषि तथा ग्रामीण विकास का जो राष्ट्रीय बैंक है नाबार्ड, ये बना कब था? ठीक है, कब बना था बच्चों नाबार्ड, कृषि और ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक? 1982 में। कब बच्चों? 1982 में। इसी प्रकार से इंग्लिश में देख लीजिए, आपका इसका जो पहला है ना इसका नाबार्ड हो जाएगा, और इसका अथवी में आपका यहाँ पे 1982 हो जाएगा। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक सुधारों का परिणाम नहीं है? यानी कि इकोनॉमिकल जो भी सुधार किए गए थे उनमें कौन सा सही नहीं है, ये देखना है। तो सबसे पहला देखो, प्रत्यक्ष विदेशी और विदेशी मुद्रा कोष में तेज वृद्धि हुई, बिल्कुल सही है बात भाई। दूसरा, उर्वरकों पर आर्थिक सहायता हटाने से उत्पादन के लागत में वृद्धि हो गई। सरकार ने क्या किया? टैक्स कम कर दिया उर्वरकों से, जिससे कि जो कृषि थी और जो किसान थे उनकी लागत में वृद्धि हो गई। अच्छी बात है इसे, है ना। भारत में लगातार 2 दशकों तक जीडीपी वृद्धि दर तेजी से देखी गई। लेकिन यह कहना
सुधार काल के दौरान करों में कमी से सरकार के बर राजस्व में वृद्धि हुई, ये गलत है, क्योंकि जब उसको टैक्स ही नहीं मिलेगा तो उसके बर राजस्व कैसे बढ़ेंगे, है ना। तो बी वाला आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद अथवा देख लीजिए, कौन सा भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का सामान्य उद्देश्य नहीं है। अब ये तो आपका पॉलिटी से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब जैसे पंचवर्षीय योजना का सबसे पहला जो पॉइंट था वो क्या था कि हमें स्वावलंबन बनना है, अर्थात हमें जो है क्या बोलते हैं, किसी कृषि के मामले में, उद्योग के मामले में अपने निर्णय स्वयं लेने, स्वावलंबन बना है। दूसरा, देश की जो राष्ट्रीय आय है, जो देश की कंप्लीट जीडीपी है, इसको हमें और अच्छा बनाना है। साथ ही गरीबी अमीरी की जो एक बहुत बड़ी खाई है हमारे देश में, ठीक है, उसको समाप्त किया जाए, कम किया जाए, ये हमारे उद्देश्य थे। लेकिन पड़ोसी देशों के साथ में अच्छे संबंध स्थापित करना ये पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य नहीं है, बल्कि ये हम ये कह सकते हैं कि भारत की जो विदेश नीति है, आपने पढ़ा होगा चैप्टर 4 में पॉलिटी में, तो उसका जरूर हो सकता है, ठीक है, लेकिन पंचवर्षीय योजना का नहीं है। तो इंग्लिश में देख लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और विच इज नॉट द जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ द 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, इट इज डेवलप गुड रिलेशन विद द नाइबरिंग कंट्रीज। कंप्लीट है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो 21। अब यहां पे आ चुका है हमारा एक कथन वाला। अब देखिए हमें 2 कथन दिए गए, तो ध्यान से देखो। कथन एक कहता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रारूप को अपनाया है। बिल्कुल सही बात है, भारत ने भी और पाकिस्तान ने भी। जबकि चीन ने कौन सी वो जो अर्थव्यवस्था उसको अपनाया है, आर्थिक समृद्धि ने निर्देशित अर्थव्यवस्था को। भारत पाकिस्तान ने कौन सी, मिश्रित, और चाइना ने निर्देशित। कथन 2, आर्थिक सुधार चीन में 1978 में शुरू हुए थे, पाकिस्तान में 1988 में, और भारत में 1991 में लागू हुए थे। बिल्कुल सही बात है भाई। अब आपको क्या क्या बातें पता चलेंगी। सबसे पहला, भारत ने कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई थी बच्चों, मिश्रित। पाकिस्तान ने भी मिश्रित। चाइना ने समृद्धि से निर्देशित सिद्धांत का। अब उसके बाद सबसे पहले जो आर्थिक सुधार थे वो कहां लागू हुए थे, चाइना में 1978 में, पाकिस्तान में 1998 में, और भारत में 1991 में। जो वो थी ना घर की क्या बोलते हैं जो नीति थी, ठीक है, वो था यहाँ पे। ओके, तो क्या बोलेंगे, दोनों ही कथन हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही हैं बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार से इंग्लिश में देख लीजिए, स्टेटमेंट 1 भी हमारी ठीक है और स्टेटमेंट 2 भी हमारी राइट है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। चलिए अब देखो एक मिलान दे दिया गया है। अब मिलान तो बहुत ही ईजी है आपका ये वाला। कैसे, क्योंकि इसमें एक आधा आपका पॉलिटी से भी जुड़ा हुआ है। जैसे कि सबसे पहला क्या है बच्चों कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरुआत हुई थी, तो आप सभी को पता है भारत की आजादी के 2-3 साल में ही, यानी कि ये हुई थी 1951 में। तो देख लीजिए जिसमें आपको पहले का सी मिल जाए, है ना। पहले का सी किसमें दिया हुआ है, ये रहा, देखो सी वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है करवे समिति। तो करवे समिति की स्थापना कब हुई थी बच्चों, 1955 में। और अभी अभी हमने देखा था बच्चों पहले ही क्वेश्चन में, टिस्को की स्थापना कब हुई थी बच्चों, 1907 में। और औद्योगिक क्रांति कब आई थी भारत में, 1956 में। ओके, तो अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई ना, करवे समिति कब बनी थी, औद्योगिक नीति कब आई थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आई थी। तो इस प्रकार से ओके, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से इंग्लिश में देख लेंगे, 5 ईयर प्लान जो थे ये स्टार्ट हुए थे 1951 में, करवे समिति स्टैब्लिश हुई थी 1955 में, टिस्को बना था 1907 में, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1956 में। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, चलो अब है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे हमें कुछ विचार दिए गए, हमें इस पे वो करना है, क्या बोलते हैं, कथन दिए गए, इस पे विचार करना है। कथन किसके बारे में है, नए आर्थिक सुधारों को लागू करने के कारण, यानी कि नए आर्थिक सुधार क्यों लागू किए गए थे। सबसे पहला कारण ये था कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए। दूसरा, भुगतान शेष का घाटा भी जो था राजस्व, क्या नाम है, सरकार उसके पास ज्यादा पहुंच रहा था। साथ ही अपर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार, यानी कि भारत के पास में अब फॉरेक्स रिजर्व था ही नहीं, फॉरेक्स करेंसी जो थी वो बची ही नहीं। इसीलिए इन सभी रीजन को देखते हुए भारत ने नए आर्थिक सुधार को लागू किया, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा। तो देख लीजिए कहां पे है, ये रहा, देखो पहला, तीसरा और पांचवा, ये हमारा एकदम राइट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे इंग्लिश में देख लीजिए, आपका जो ये है ना कि वेयर ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो पुअर रिफॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, डिफेक्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इंडिकेट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये चीजें थी, ठीक है, इनइक्वाइट। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 24, एशिया के किस देश ने शिशु नीति को अपनाया था। बहुत ही सिंपल आंसर बच्चों, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे चाहूंगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट से। जिस भी बच्चे का
सबसे पहले कमेंट आएगा उस बच्चे के कमेंट को मैं पिन भी कर दूंगा और साथ ही हार्ट भी दे दूंगा, ताकि जिस बच्चे को इसका आंसर ना पता हो वो कमेंट में जाके चेक कर ले। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा आंसर है बच्चों, इसीलिए मैंने आपसे पूछा है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं इसका राइट। ओके, चलो आप 24 का देख लेंगे, यहाँ पे आपको कमेंट करना है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 25, हरमन डेली के द्वारा धारणीय विकास की प्राप्ति के लिए दिए गए सुझाव को पढ़िए। तो हरमन डेली के द्वारा धारणीय विकास की प्राप्ति के लिए क्या क्या सुझाव दिए गए थे? सबसे पहला, हमें कुशल तकनीकी प्रगति पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा, धारणीय आधार पर नवीकरणीय संसाधनों का निष्कर्षण करना चाहिए। दूसरा, बढ़ती जनसंख्या पर हमें नियंत्रण रखना चाहिए। उसके बाद में क्या है, उपरोक्त सभी। तो हरमन डेली द्वारा जो धारणीय विकास की प्राप्ति के सुझाव है ना, ये सारे के सारे आपके सही हैं। तो क्या बोलेंगे, ऑप्शन डी जो है आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ये हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 25 हरमन डेली के द्वारा धारणीय विकास की प्राप्ति के क्या क्या सुझाव दिए गए थे, आई होप अब आपको समझ में आ गए होंगे। तो इस प्रकार से आप यूं कह सकते हैं कि आपका 3 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप इंग्लिश में यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26, ये भी हमारा बेसिकली एक मिलान आ गया, छोटी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 26 लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब देखो एक तरफ हमें कॉलम 1 दे दिया गया है और इधर कॉलम नंबर दूसरा दे दिया गया है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले बात की जा रही है हमारे पास में प्रतिषेधी आयुर्विज्ञान की। तो ये एक प्रकार का क्या है बच्चों, ये एक प्रकार का टीकाकरण है। ठीक है, तो पहले का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा, चिकित्सक अनुसंधान संस्था क्या है, तो ये एक ICMR है, जो कि क्या नाम है, उच्च या फिर कह सकते हैं माध्यमिक एजुकेशन संस्थान है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरे का हमको डी मिल गया। ठीक है, फिर चिकित्सीय आयुर्विज्ञान आ जाता है, समुदाय सामाजिक आयुर्विज्ञान आ जाता है। तो पहले देख लेते हैं जिसमें पहले का बी हो और दूसरे का डी। पहले का बी तो ये रहा, दूसरे का डी ये देखो ये वाला रहा। ठीक है, अब तीसरे का ए दिया हुआ है, चौथे का सी है। तो ए क्या है, चिकित्सीय आयुर्विज्ञान, ये बीमारियों के दौरान चिकित्सीय देखभाल को दर्शाता है, और सामाजिक आयुर्विज्ञान ये स्वास्थ्य संबंधी साक्षरता को दर्शाता है बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर जो डी वाला है ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इंग्लिश में देख सकते हैं, आपका जो सबसे पहला है इसका हो जाएगा बी वाला, सेकंड का आपका डी हो जाएगा, थर्ड का ए है आपका, और इसका आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। यहाँ पे आ चुका है हमारा अभिकथन और कारण, ध्यान से पढ़िएगा। अभिकथन ए कहता है, जैविक कृषि खेती की वह पद्धति है जिसमें लोगों के लिए जैविक खाद, मुख्यतः पशु खाद हो गया फिर हरी खाद हो गया, इसका उपयोग करते हैं। ठीक है सर जी, जैविक कृषि के बारे में बिल्कुल सही बात है। कारण क्या है, इस कृषि के अंतर्गत रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को हतोत्साहित करते हुए जैविक खाद के बल पे उपयोग किया जाता है। अर्थात जैविक कृषि क्यों की जाती है, क्योंकि हमें रासायनिक उर्वरकों को उपयोग नहीं करना होता है और जैविक खाद को बल देना होता है, इसीलिए की जाती है। तो भैया जी यहाँ पे दोनों सही हो गए और व्याख्या भी मिल गई हमको क्यों की जाती है जैविक कृषि, है ना। चलिए, तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, जैविक कृषि के बारे में ना आपका 6 नंबर का बहुत बड़ा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, जिससे इसी वीडियो में बिल्कुल एंड में आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा। चलो, अब इसी का इंग्लिश वर्जन यहाँ पे देख लीजिए, जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है इसके बारे में क्या दिया गया है और रीजन इसकी सही एक्सप्लेनेशन भी देता है। तो आपका ए वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर है हमारा 28। एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया क्या। चलो, इस प्रकार से देखो, टोटल जो है ना आपके 10 MCQ अगर देखा जाए तो 12 MCQ जो थे ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं बच्चों। ठीक है, और एक जो मैंने आपसे पूछा था ना, शिशु नीति किस कंट्री ने अपनाई थी, कमेंट में बताना सारे बच्चों। ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम अपने पेपर पे। अब ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, उन विभिन्न तरीकों का मूल्यांकन करना है जिनके आधार पे चीन में आर्थिक विकास तीव्र वृद्धि हुई है। अर्थात आखिर चाइना ने अपनी जो इकोनॉमी है उसको किस प्रकार से रैपिडली डेवलप किया है। ठीक है, तो वो कौन से 3 प्रकार हैं, कौन से 3 तरीके हैं। सबसे पहला है GLF अभियान। अब ये क्या था, तो चाइना ने 1958 में एक ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान, GLF की फुल फॉर्म क्या है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ठीक है ना, इस अभियान को शुरुआत किया गया। ठीक है, जिसका उद्देश्य था बड़े पैमाने पर देश को औद्योगिकरण करना। इसके अंतर्गत लोगों को अपने घर के पास में उद्योग लगाने के लिए प्रेरित किया गया था। अर्थात ग्रेट लीप फॉरवर्ड में क्या कहा गया था कि बड़े पैमाने पे औद्योगिकरण किया जाएगा, जितने भी लोग हैं उन्हें अपने घर के पास में एक छोटा उद्योग लगाने के लिए प्रेरित किया गया था।
1958 में लगभग 26,000 कम्यून थे और प्रायतः यहाँ पे समस्त कृषक भी शामिल हुआ करते थे। ठीक है, दूसरा तरीका महान सर्वहारा संस्कृति के द्वारा। अब ये क्या थी भाई? तो ये इस प्रकार से थी कि 1965 में जो चीन के नेता थे माओ, इन्होंने महान सर्वहारा जो सांस्कृतिक क्रांति थी इसको आरंभ किया। इसके तहत छात्रों को, विशेषज्ञों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने और अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। फिर आई 1978 में आर्थिक सुधार की क्रांति। ये तो पॉलिटी के रिलेटेड में है। ठीक है, चाइना ने अपने तेज औद्योगिक विकास को करते हुए 1978 में खुले द्वार की जो नीति थी इसको अपनाया और फिर बस इंटरनेशनल लेवल पे उसने अपना जो विकास था वो करना शुरू कर दिया, है ना। ये 3 चीजें थी। समझ गए बच्चों अच्छे तरीके से चीन में आर्थिक वृद्धि कैसे तेजी से हुई। अब उसके बाद इंग्लिश मीडियम में इवेल्युएट द वेरियस फैक्टर्स दैट लीड टू द रैपिड इंक्रीज इन द इकोनॉमिक ग्रोथ इन चाइना। तो GLF कैंपेन चलाया था इसने। ठीक है, इसके तहत जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था एक प्रकार से वो किया। ठीक है, ग्रेट जो क्या नाम है कल्चर रिवॉल्यूशन था वो आ जाएगा और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यहाँ पे ये आ जाएंगे। कंफर्म है? चलो अब है क्वेश्चन नंबर 29, 3 नंबर का हमारा दूसरा क्वेश्चन और आखिरी भी कह सकते हो 3 नंबर का। अंग्रेजी साम्यवाद के भारतीय अर्थव्यवस्था पर 3 सकारात्मक और 3 नकारात्मक प्रभाव लिखे। तो अलग से ये जो अंग्रेजी साम्यवाद है ना, इसके भारतीय अर्थव्यवस्था पे नकारात्मक 3 नंबर में अलग से आ सकते हैं और सकारात्मक 3 नंबर में अलग से आ सकते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान से देखना। देखिए, हम मानते हैं ना कि अंग्रेजों ने हम पे राज किया, तो उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए, कुछ खराब भी काम किए। तो सबसे पहले अच्छे की बात कर लेते हैं। तो देखो, हमें पता है कि अंग्रेजों ने ना यातायात की सुविधा में वृद्धि की, खास करके रेलवे। आज जो हम रेलवे देखते हैं ना, ये अंग्रेजों की ही देन है, क्योंकि उन्होंने भी व्यापार के लिए ब्रिटेन से और अच्छे से व्यापार वगैरह हो उसके लिए, हथियार वगैरह के लिए, सेना के लिए ट्रेनिंग वगैरह का इन्होंने डेवलप किया था, है ना। बंदरगाहों का विकास किया था, क्योंकि ये भारत से कपास वगैरह भेजते थे ना ब्रिटेन, वहां से कपड़ा लाते थे, तो बंदरगाहों का इन्होंने विकास किया था। साथ ही आज के टाइम की आप जो डाक और तार विभाग की सुविधाएं देखते हैं ना, ये इन्हीं की देन है। देश का आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण भी इन्हीं के माध्यम से हो पाया है, क्योंकि जब ये राज करते थे ना तो हम लोग इनके खिलाफ खड़े हुए, तो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली हम एक साथ हुए ना, वही चीज है। बैंकिंग, मौद्रिक व्यवस्था, मैं आपको बताता हूँ, चांदनी चौक में एक बैंक है, बैंक का नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो बैंक तकरीबन आज से ना 150 से 200 साल पुरानी है, दिल्ली की चांदनी चौक में। ठीक है, तो वो ये दर्शाती है कि हाँ भाई, इन्होंने ये कुछ प्रकार के विकास भारत में किए। ठीक है, अब एक ही सिक्के के नकारात्मक पहलू तो होते ही हैं, 2 पहलू होते हैं, तो सकारात्मक देख ही लिया। अब नकारात्मक देखो, नकारात्मक ये था कि इन्होंने क्या किया कि बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत में आने के लिए जब वो किया, क्या बोलते हैं, प्रोत्साहन किया, खास करके वो जो थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी, 12th में आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, भारतीय हस्तकला उद्योग जो थे, छोटे छोटे कुटीर उद्योग, वो पतन होते चले गए। ठीक है, कच्चे माल का भारत निर्यातक बन गया और तैयार माल का आयातक बन गया, क्योंकि भारत से कपास लेते थे, ब्रिटेन में भेजते थे, वहां से कपड़े बना के यहाँ पे लाते थे, है ना। विदेशी व्यापार पर ब्रिटेन का एकाधिकार नियंत्रण, यानी कि इंटरनेशनल अगर ट्रेड करना है तो उस पर ब्रिटेन की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसी का एकाधिकार था। व्यावसायीकरण पर दबाव पड़ा, तो ऐसी ऐसी कुछ बातें हैं। समझ गए बच्चों अच्छे तरीके से? ये ना पॉलिटी से भी रिलेटेड है और आसानी से भी कर भी सकते हो। अगला देखो बच्चों, भारत में 1991 में भारत सरकार के द्वारा कई आर्थिक सुधार किए गए थे, तो आपको इसकी कुछ विशेषताएं बतानी है। तो 1991 में जो हमने नई खुलेदार की नीति अपनाई थी, एक प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं, या फिर हमने वैश्वीकरण को अपनाया था, ये भी कह सकते हैं, तो उसी के बारे में हमें बता देना है। तो देखो, आर्थिक सुधार की मुख्य विशेषताएं, सबसे पहला, अर्थव्यवस्था की समस्या के समाधान के लिए भारत ने बहुत सारे आर्थिक सुधार किए थे। सबसे पहला, सरकार की औद्योगिकरण की जो नीति थी इसका उदारीकरण कर दिया, ताकि विदेशों से कंपनियां भारत में आए और व्यापार हो सके। अब कंपनियां आएंगी तो भाई लाइसेंस वगैरह उन्हें लेना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसीलिए उदारीकरण के अंग स्वरूप लाइसेंस परमिट प्रणाली को खत्म कर दिया गया। अगर पूरी तरीके से खत्म नहीं किया तो बहुत लचीला बना दिया गया। ठीक है, उद्योगों का भारतीय सरकार ने निजीकरण कर दिया, जिससे कि विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिला। साथ ही साथ आयात और निर्यात को उदार बनाते हुए निर्यात पर आयात शुल्क में कमी की, जिससे कि औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक कच्चे माल तथा निर्यात जिन वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्चे माल का आयात तुलनात्मक रूप से आसान हो गया। ठीक है, डॉलर के क्या नाम है, डॉलर के रूप में घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन किया गया, भारत का हो ही गया था, सिंपल सी बात है, जब काल पड़ा था, है ना। राष्ट्र की बैंकिंग प्रणाली और कर संरचना में सुधार हुआ था, जो हमारी बैंकिंग प्रणाली थी ना, और जो टैक्स हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था
उसमें भी कुछ रिफॉर्म्स देखने को मिले थे। ठीक है, तो ये थे बच्चों आर्थिक सुधार की मुख्य विशेषताएं। क्वेश्चन 29 कंप्लीट। इसी का इंग्लिश वर्जन देखते हैं बच्चों कि राइट थी पॉजिटिव एंड थी नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म ऑन द इंडियन इकोनॉमी। तो सबसे पहले इसके पॉजिटिव समझ लीजिए, पॉजिटिव में आपको ये 5 बताने हैं और फिर इसके नेगेटिव आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे ये बता देने हैं 4। ओके, अगला क्वेश्चन कि इन इंडिया मैनी इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स वर कैरिड आउट ऑफ बाय द गवर्नमेंट इंडिया सिंस 1991, राइट मेन फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो क्या क्या थे, सारे पॉइंट आप एक ही स्क्रीन पे एक ही बार में यहां से रीड आउट कर सकते हो बच्चों। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन की। तो 4 नंबर का पहला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में समझाइए। तो 2 पॉइंट आपको समझाने हैं कि आर्थिक विकास की निम्न दर कैसे रही थी, और दूसरा समझाना है कि कृषि का पिछड़ापन कैसे रहा था, इन चीजों को। और ये अलग से 4-4 नंबर में आ सकते हैं बच्चों। ओके, देखो सबसे पहले भारत की आर्थिक विकास की निम्न दर कैसे थी। सबसे पहला पॉइंट, औपनिवेशिक सरकार ने कभी भी भारत की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय के अनुमान के लिए कोई प्रयास नहीं किए थे। यानी कि जो अंग्रेज जब हम पे शासन करते थे ना, तो इन्होंने कभी भी भारत की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय को मापने के लिए, अनुमान लगाने के लिए कि प्रति व्यक्ति कौन कितना कमा रहा है, इसके लिए कोई प्रयास नहीं किए थे। ठीक है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के मापन का सर्वप्रथम जो प्रयास किया गया था वो व्यक्तिगत स्तर पे कब शुरू हुआ था, 1876 में। और किसने किया था, भारत के ग्रेट ओल्डमैन दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, और डॉक्टर VKRV राव, इनके अनुसार सकल देशीय उत्पाद में वार्षिक वृद्धि दर केवल 2% तथा प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक वृद्धि केवल 0.5% थी। 1947 में प्रति व्यक्ति आय मात्र 280 रुपए पर डे हुआ करती थी। ठीक है, तत्कालीन राष्ट्रीय आय के अनुमानकताओं के ये प्रमुख थे, जैसे विलियम डिग्बी हो गए, फिडलेस राज हो गए, RD देसाई हो गए, इस प्रकार से। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, ये आर्थिक विकास की निम्न दर ये 3 नंबर में या 4 नंबर में अलग से भी आ सकता है, और दोनों मिला के 6 नंबर में आ सकता है। ठीक है, चलो दूसरा क्या था, कृषि का पिछड़ापन। इसके कई कारण थे। सबसे पहला, जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा है ना, जमींदारी, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी व्यवस्था वगैरह थी, इसकी वजह से कृषि में पिछड़ापन था। ठीक है, व्यावसायीकरण का दबाव ज्यादा था, क्योंकि नील, आपने वो पढ़ा था ना चैप्टर नंबर 5 इंडिगो वाला, है ना, तो नील का उत्पादन ज्यादा करवाया जा रहा था जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके द्वारा। 1947 में 85% से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। ठीक है, देश के विभाजन के कारण पश्चिम बंगाल में जूट मिल और पूर्वी पाकिस्तान में जो उत्पादक भूमि थी वो चली गई। यानी कि जब भारत का विभाजन हुआ ना, तो पश्चिम बंगाल में जो हमारी जूट की मिल थी सबसे इंपॉर्टेंट देश की इकोनॉमी के लिए, वो पश्चिम बंगाल में चली गई। ठीक है, साथ ही पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी भूमियां चली गई जो हमारे देश की सबसे उपजाऊ भूमि थी। इससे निर्यात में कमी आ गई और आयात में वृद्धि हो गई। ये सारे रीजन थे, है ना। तो इस प्रकार से आपको ये बताने थे। ओके, अब बात करते हैं इसके इंग्लिश मीडियम की। तो कंसीडर द कंडीशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाएगा, बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर है, इसके बारे में क्या क्या बातें हैं इजीली आप यहां से रीड आउट कर सकते हो बच्चों। ठीक है, ये रहे। अब बात करेंगे हम लोग इसके अगले क्वेश्चन की। 4 नंबर का अगला क्वेश्चन है बच्चों, और ये एक ऐसा प्रश्न है जिसमें से 6 नंबर के भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, 4 की जगह 6 में भी आएगा। क्वेश्चन क्या है, कृषि विपणन से आप क्या समझते हैं, कृषि विपणन के दोष तथा सुधारने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों को संक्षेप में समझाइए। तो आइए बच्चों ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला कृषि विपणन। कृषि विपणन में उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो फसल के संग्रहण, प्रसंस्करण, वर्गीकरण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन और बिक्री से संबंधित है। तो कृषि विपणन का मतलब क्या हो गया कि इसमें उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसमें एक फसल कटने से लेके कैसे संग्रहित की जाती है, कैसे इसको और अच्छा बनाया जाता है, शुद्ध किया जाता है, ठीक है, सुरक्षित किया जाता है, फिर वर्गीकरण कैसे होता है, पैकेजिंग कैसे होती है, परिवहन कैसे कैसे बेचा कैसे जाता है, सारी चीजें इस प्रणाली में शामिल होती हैं। अब इसके दोष क्या है भाई, तो सबसे पहले दोष ये है कि बहुत सारे किसानों को अपने कृषि उत्पाद को भंडार करने के लिए जगह मिलती ही नहीं है। ठीक है, परिवहन व संचार के कम साधन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और अनियमित मंडियों में गड़बड़ियां, क्योंकि देखो मंडी बहुत सारी लगती हैं तो लोगों को पता ही नहीं चलता है कि कौन सा रेट क्या भाव चल रहा है उस टाइम पे। ठीक है, बिचौलियों की बहुलता होती है। ठीक है, फसल के उचित वर्गीकरण का अभाव होता है। देखिए किसान पढ़े लिखे तो होते नहीं है, तो उन्हें पता ही नहीं होता इस बारे में ज्यादा चीजें।
पर्याप्त संस्थागत वित्त का अभाव होता है, पर्याप्त विपणन सुविधाओं का अभाव होता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हो गए कृषि विपणन प्रणाली के दोष। उसके बाद कृषि विपणन प्रणाली को सुधारने के लिए सरकार ने भाई बहुत सारे कदम उठाए थे। अब जो इसके दोष है ना, वही इसके सुधार हो गए। कैसे? जैसे क्या था कि भाई जो मंडियां थी, ठीक है, अनियमित होती थी, तो अब जो है नियमित मंडियों की स्थापना कर दी गई। ठीक है, दोष क्या था कि उनको कोई सूचना अच्छे से मिल नहीं पाती थी, तो अब विपणन सूचना का प्रचार प्रसार होने लगा। ठीक है, साथ ही उनके पास अपर्याप्त भंडार गृह थे, तो कृषि उत्पादों के संग्रहण के लिए सरकार ने भंडार गृह की सुविधाएं करवा दी। ठीक है, मिल वगैरह स्थापित करवाए जो कि गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। साथ ही मानक बाट नाप तौल की अनिवार्यता करवा दी गई, रियायती यातायात की व्यवस्था करवा दी। देखो पर्याप्त क्या था यहाँ पे, परिवहन और संचार कम था ना, तो संचार अच्छा करवा दिया और यातायात की सुविधा अच्छी करवा दी, है ना। अब मूल्य वगैरह भी निर्धारित कर दिया कि चाहे कितनी भी मंदी आ जाए, हम तुम्हारी जो फसल है ना उसको इतने में कम से कम में तो खरीद ही लेंगे। ठीक है, और भी एक दो पॉइंट है, यहां से समझ सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये वाला, ध्यान से पढ़ के जाना है इसको। ठीक है, अगला देखो, भारत में धारणीय विकास की प्राप्ति के लिए सुझाए गए 3 उपयुक्त उपायों का वर्णन कीजिए। तो धारणीय विकास के लिए भारत में कौन कौन से तरीके सुझाए गए, आइए देख लेते हैं। धारणीय विकास की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहला, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग। देखो भारत जो है ये अपनी विद्युत आवश्यकताओं के लिए थर्मल, हाइड्रो पावर संयंत्र, इनका उपयोग इस पे ज्यादा निर्भर है। इन दोनों का पर्यावरण पर बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है, इसीलिए भारत को अपने ये जो गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं इसके तहत वायु शक्ति, सौर ऊर्जा, ऐसे स्रोतों को उपयोग में लाना चाहिए। ठीक है, ये चीजें हैं। दूसरा क्या था, अधिक स्वच्छ ईंधनों का उपयोग करना। ठीक है, तो यहां पे ये कहा गया कि शहरी क्षेत्रों में ईंधन के रूप में उच्च दाब प्राकृतिक गैस, जिसे हम सीएनजी बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो ये सीएनजी होती है, इसको हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। डीजल वगैरह इसके अलावा हमें इसको उपयोग में लाना चाहिए। ठीक है, दिल्ली में जन परिवहन में उच्च दाब प्राकृतिक गैस सीएनजी जो है, इसके प्रयोग से प्रदूषण कम हुआ है। साथ ही साथ आपने वो ऑडी 1 वाला मामला सुना होगा। ठीक है, तो इससे भी जो है ना अधिक जो ईंधन थे, मतलब स्वच्छ जो क्या बोलते हैं यातायात के साधन है ना, उसमें इस ईंधन का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, ग्रामीण जो क्षेत्र है वहां पे भी बायोगैस, गोबर गैस, इसको प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वायु प्रदूषण कम होगा। तीसरा पॉइंट, लघु जलीय प्लांटों की स्थापना करना। देखिए जो पहाड़ी इलाके हैं, ठीक है, जहाँ पे झरने वगैरह हमेशा मिलते ही हैं, तो झरने से तेजी से पानी नीचे गिरता है, तो वहां पे हमें कुछ जलीय प्लांट लगाने चाहिए, जिसके माध्यम से हम बिजली भी बना पाएंगे और जहाँ पे सूखा वगैरह पड़ता है ना, तो वहां पे उस पानी को पहुंचा के आसानी से जो है वहां पे सूखा भी खत्म कर पाएंगे। तो लघु जलीय प्लांटों की स्थापना करनी चाहिए। तीसरा है पारंपरिक ज्ञान व विभाग। ये तो भाई काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे? जब तक किसी भी नागरिक को अपने देश की अर्थव्यवस्था, देश की स्वास्थ्य सुविधा, आवास, परिवहन, हर एक चीज के बारे में नॉलेज नहीं होगी, तब तक देश विकास नहीं करेगा। इसलिए कहा गया है पारंपरिक रूप से भारत की कृषि व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, आवास, परिवहन और सभी क्रियाकलाप पर्यावरण के लिए हित कर रहे हैं। परंतु आजकल हम क्या देखते हैं कि हमारी जो पारंपरिक प्रणालियां हैं, ये हम इसकी वजह से पर्यावरण से दूर होते चले गए। आपने शायद 11th में कविता पढ़ी होगी, क्या नाम है, बसंत या फिर बनारस कुछ करके, शायद 12th में ये मेरे हिसाब से। तो उसमें भी हमने पढ़ा था ना कि वसंत कैसे आता है, तो हमें वो कैलेंडर वगैरह से पता चलता है। तो हमें क्या करना है, अपने आप को प्रकृति से जोड़ना है, अपने आप को प्रकृति के बारे में ज्ञान से भर लेना है। ठीक है ना, ज्ञान होना चाहिए हमारे पास में। ये चीजें थी। तो समझ में आ गया बच्चों कि धारणीय विकास के लिए हमें ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग करना चाहिए, अधिक स्वच्छ ईंधन जैसे सीएनजी वगैरह का उपयोग कीजिए, लघु जलीय प्लांटों की स्थापना करनी चाहिए और पारंपरिक ज्ञान का और व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में देखो बच्चों, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एग्रीकल्चर मार्केटिंग? ब्रीफली एक्सप्लेन द शॉर्टकमिंग्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर मार्केटिंग है क्या, इसकी डिमेरिट्स क्या है, ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग की, एंड स्टेप्स कौन कौन से लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा इस मार्केटिंग सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए। तो कौन कौन से लिए गए थे, ये पॉइंट आप ऐसे देख सकते हो। सेकंड पॉइंट की सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द 3 या फिर 4 नंबर का, तो 4 बताने चाहिए थे ना। डिस्क्राइब द 4 सुटेबल मेजर्स सजेस्टेड फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया, यानी कि सतत पोषणीय विकास के लिए, है ना। तो यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, use of clear fuels like a CNG, and
एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्मॉल हाइड्रो प्लांट्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ एंड बिहेवियर, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों 4 नंबर के अगले क्वेश्चन की, फिर हमारे 6 नंबर के आएंगे। भारत में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है, इस कथन के समर्थन में तर्क दीजिए। बहुत ही सिंपल सा है, भारत में प्राकृतिक संसाधन बहुत सारे हैं, है ना, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, तर्क देना है। सबसे पहला पॉइंट देखो, भारत क्षेत्र के मामले में विश्व का 7वां बड़ा देश है, ठीक है, जिसका कुल क्षेत्रफल 32,82,263 वर्ग किलोमीटर यानी कि 32.87 करोड़ वर्ग हेक्टेयर है। अब देखो संसाधन, सबसे पहले खेती की, भारत का जो दक्षिणी पठार है, यहाँ की काली मिट्टी विशेष रूप से कपास की खेती के लिए जरूरी है। अब कपास के लिए जरूरी है तो इससे क्या मतलब है कि हम भारत में उन कपड़ों को बना सकते हैं और रेशमी जरी के कपड़े बना के पूरे विश्व में व्यापार कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है खनिज का, भारत में 4 ईंधन खनिजों, 11 धात्विक, 52 गैर धात्विक, 22 लघु खनिज और 89 खनिजों का उत्पादन भारत में होता है। तो खनिज के मामले में भारत जो है ना धनी है। ठीक है, फिर कुछ लौह खनिज की बात आ जाती है, तो भारत में ना उच्च गुणवत्ता के लौह अयस्क बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। देश के कुल लौह अयस्क भंडार में अगर देखा जाए तो 14,660 मिलियन टन हेमेटाइट है और 10,619 जो है ये मिलियन टन मैग्नेटाइट है। ठीक है, हेमेटाइट बेसिकली छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, गोवा और कर्नाटक में ज्यादातर पाया जाता है। अगला है बच्चों कोयला, सबसे अधिक मात्रा में कोई संसाधन अगर भारत में उपलब्ध है खनिज तो वो है कोयला। कोयला उत्पादन के क्षेत्र में भारत का चीन और अमेरिका के बाद तीसरा स्थान है, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे कोयला के संबंध में भारत का 3rd लेवल आता है। ठीक है, कोयला खनिज के मामले में। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया ना कि भारत में जो प्राकृतिक संसाधन है ये बहुत सारे हैं, जिसमें खेती, खनिज, लौह खनिज, कोयला वगैरह सारी चीजें बतानी थी। India has a abundance of natural resources. Give arguments in support of this statement. तो इंडिया हैज abundance of natural resources, इसके बारे में ये पॉइंट आप यहां से पढ़ सकते हो। ओके, कल्टीवेशन, मिनरल्स, आयरन मिनरल्स एंड कोल, इसके बारे में। ओके, चलिए 10 मिनट और लगेंगे, उसके बाद में हमारा ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे आ गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, हरित क्रांति किसे कहते हैं और हरित क्रांति की विशेषताएं तथा प्रभाव लिखिए। अब बड़े ध्यान से समझते चलिएगा, सारे पॉइंट हरित क्रांति के अकॉर्डिंग टू योर इकोनॉमिक्स सब अच्छे समझा दूंगा। ठीक है, देखो हरित क्रांति, हरित क्रांति से तात्पर्य यह है कि 1960 के दशक में मध्य में कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि से है, जिससे ऊंची उपज वाले बीज यानी कि HYVS एवं रासायनिक खादों व नई तकनीकों के उपयोग के फलस्वरूप हुआ था। देखो कॉन्सेप्ट पहले आप ये समझो, वह ये था कि 56 या 66 में भारत में ना अकाल पड़ गया था। 1965 या 67 है बेसिकली, अकाल पड़ गया था। तो ऐसे में भारत ने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ठीक है, उस अकाल को खत्म करने के लिए एक क्रांति चलाई थी, हरित क्रांति, जिसके तहत उद्योग उत्पादन यानी कि कृषि उत्पादन को तीव्र वृद्धि से बढ़ाने के लिए ऊंचे उपज वाले बीज HYVS और रासायनिक खाद व नई सिंचाई की तकनीकें, नए जो उपकरण थे उसके उपयोग से कृषि की गई थी। इसको हरित क्रांति बोलते हैं। अब इसकी विशेषताएं क्या थी? तो सबसे पहली विशेषता उच्च पैदावार वाली किस्म के जो बीज थे HYVS, इनका उपयोग किया गया। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया गया। ठीक है, फिर सिंचाई सुविधा, ऐसे एरियो पे ध्यान दिया गया था बच्चों जो जहां पे ना सिंचाई सुविधा ऑलरेडी थी। ठीक है, क्योंकि विकास हमें करना था, ज्यादा पैसा था नहीं, तो इसलिए हमने उन क्षेत्रों पे ध्यान दिया जहां पे ज्यादा चीजें पहले से ही थी, जाके किसान समृद्ध थे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कीटनाशकों का उपयोग किया, कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा मिला इससे। ओके, ये हो गई हरित क्रांति की विशेषताएं। अब बारी आती है कि इसके प्रभाव क्या पड़े। तो प्रभाव देखो, सबसे पहला विक्रय अधिशेष की प्राप्ति हुई, खाद्यान्नों का हमारे पास में एक स्टॉक हमारे पास में शामिल हो गया। ठीक है, निम्न आय वर्गों का लाभ हुआ, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता हो गई भारत की। जहां पे भारत पहले खाद्यान्न का आयातक था, अब वो आत्मनिर्भर बनने के बाद खाद्यान्न का निर्यातक, इंपोर्टर बन गया। ठीक है ना, नहीं एक्सपोर्टर हो गया, इंपोर्टर तो पहले था, एक्सपोर्टर बन गया अब। ठीक है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी रही हैं। कैसे? खाद्य फसलों तक ही सीमित, जैसे कि इसमें ना विशेष करके गेहूं, मक्का और धान, यही खास करके ये 3 फसलें उगाई गई थी, गेहूं, मक्का और धान, क्योंकि ये इन्हें व्यापारिक फसलें बोलते हैं और आम लोगों के लिए खाने के लिए यही चाहिए होता है, गेहूं वगैरह, है ना।
कुछ सीमित क्षेत्र तक ही लाभ पहुंचा इसका, जैसे पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा, बस इसी तक इसका लाभ पहुंचा। उसके बाद किसानों में असमानता और आर्थिक समानता में गिरावट हुई। कैसे? जो अमीर किसान थे वो तो और अमीर हो गए भाई इन सभी चीजों से, और जो गरीब थे वो और गरीब हो गए। सीमित समय तथा प्रभावी और अब परिपक्व समाप्ति की ओर, परिणाम स्वरूप वृद्धि तो हुई लेकिन गुणवत्ता और पोषण में गिरावट आ गई। साथ ही जो भूमि थी ना वो भी प्रदूषित हुई अधिक कीटनाशकों के उपयोग की वजह से। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे हरित क्रांति के बारे में। सारी चीजें आपको समझ में आ गई ना बच्चों हरित क्रांति के बारे में? फटाफट से बताओ। देखिए समझ में आ रहा है ना? तो सारे बच्चे फटाफट से कमेंट करके बताइए कि जी सर जी आप जो भी समझा रहे हो बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। ठीक है, अब चलो इसको देखो एक बार दोबारा से रिवाइज करो कि हरित क्रांति क्या थी। ठीक है, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी और इसके क्या क्या प्रभाव पड़े और इसकी सीमा क्या क्या थी। कंप्लीट। इंग्लिश मीडियम में देखो बच्चों, व्हाट इज कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन होता क्या है, फीचर्स क्या है ग्रीन रिवॉल्यूशन के, यहां से पढ़ लीजिए, और उसके बाद में इफेक्ट्स क्या है ग्रीन रिवॉल्यूशन के और लिमिटेशंस क्या है यहां से पढ़िए। ओके, चलो अब बड़े ध्यान से देखना बच्चों। ठीक है, अब ये जो दोनों क्वेश्चन है ना काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। 34 में दोनों क्वेश्चन इसलिए बोले ना क्योंकि अथवा भी है। 34 का पहला क्वेश्चन आखिरी है अब आपका ये, भारत में प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विकास हेतु समझाइए। बच्चों ये जो है ना आपका कि प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा वाला, ये 3 नंबर के 3 क्वेश्चन, ठीक है, 4 नंबर के 2 क्वेश्चन और 6 नंबर के 2 क्वेश्चन बनते हैं इससे, और बहुत सारे एमसीक्यूज भी। ठीक है, तो बड़े ध्यान से एकदम गौर करके सुने। ओके, चलो भारत में पहले बात करेंगे बच्चों प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास को। प्रारंभिक की बात कर रहे हैं, यानी कि हम बात करेंगे बेसिकली कुछ क्या नाम है 5वीं से 8वीं तक की बात करेंगे, मतलब 1 से 5वीं तक की हम बात करेंगे या 1 से 8वीं तक की, है ना? देखो 1 से 8वीं तक लिखा हुआ है। प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्र में हुए विकास, सबसे पहला प्राथमिक और मध्य स्कूल शिक्षा को मिलाकर प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं, अर्थात पहली से 5वीं और 5वीं से लेके 8वीं। प्राथमिक हो गई पहली से 5वीं और मध्य हो गई आपकी 6ठी से 8वीं, तो इन दोनों को मिलाकर ही हम प्रारंभिक शिक्षा बोलते हैं। ओके, वर्ष 1950 से 51 में प्राथमिक और मध्य स्कूलों की संख्या कितनी थी? मात्र 2.23 लाख। लेकिन धीरे धीरे करके जब एजुकेशन डेवलपमेंट हुआ तो आने वाले 50-60 साल के अंदर ही 2010 और 11 में ये संख्या बढ़ के हो गई तकरीबन 13 लाख के आसपास। ठीक है, अब जो प्रारंभिक शिक्षा थी ये कक्षा 1 से 8 तक, यानी कि 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे थे इनको निःशुल्क और अनिवार्य कर दी गई थी। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित कुछ बातें इस प्रकार से थी, कुछ संशोधन वगैरह, कुछ जो चीजें चलाई गई थी जिसमें थी मिड डे मील योजना। तो एमसीक्यू में पूछा जाएगा बच्चों कि मिड डे मील योजना कब शुरुआत हुई थी? 1995 में के कामराज के द्वारा। ठीक है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब शुरुआत हुआ था? 1991 में। भारत में सर्व शिक्षा अभियान 2000 में शुरुआत हुआ था। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार हमें मिला था 2009 में। ठीक है, तो आपसे एमसीक्यू में चाहे कुछ भी पूछा जाए, मिड डे मील योजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, शिक्षा का अधिकार कब मिला, तो इस प्रकार से बता दोगे। सेकंड पॉइंट बच्चों, माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलाव। अब माध्यमिक शिक्षा में क्या हुआ तो देखो, माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत वर्ष 1950 से 51 में ये जो स्कूल थे मात्र 7,400 थे, जिसमें विद्यार्थियों की संख्या थी मात्र 14 लाख के आसपास, मान लीजिए 15 लाख। ठीक है, और वर्ष 2009 और 10 के आसपास ये देखा गया कि मध्य स्कूलों की संख्या कितनी हो गई? 2 लाख के आसपास। ठीक है, और विद्यार्थियों की संख्या हो गई लगभग 4,41,000, यानी कि 450 लाख के आसपास। आप ये समझ सकते हो, ये तो डेटा 2009-10 का है। अभी के टाइम पे तो हो सकता है 500 लाख भी पहुंच गई हो संख्या। ठीक है, और स्कूल हो सकता है कि आपके 2-3 लाख भी 2-2.5 लाख पहुंच गए हो, है ना? तो माध्यमिक स्कूल में ये बदलाव हुए थे। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र के विस्तार के लिए कई संस्थाएं कार्यरत हैं, जैसे कि नवोदय है और केंद्रीय विद्यालय यानी कि एनवीएस हो गया, केवीएस हो गई। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद है, जैसे कि एनसीईआरटी, जिसकी आप ये किताब के माध्यम से अपना सिलेबस कंप्लीट करते हो। ठीक है, और माध्यमिक शिक्षा व्यवसायिक तथा तकनीकी, मेडिकल, कृषि शिक्षा, इस प्रकार से था। माध्यमिक हो गई। अब बारी आ जाती है बच्चों उच्च शिक्षा की। अब उच्च शिक्षा थोड़ा सा ना बड़ा टॉपिक है। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना। उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालय, कॉलेज, व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षक संस्थानों को शामिल किया जाता है, यानी कि जो हाई स्कूल्स होते हैं, जो कॉलेजेस होते हैं, इनको और जो यूनिवर्सिटीज होती है इनको शामिल करते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काफी तेजी से सुधार हुए थे। लगभग
749 31 मार्च 2016 तक विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्रदान की जा रही है। लगभग 46 केंद्रीय विद्यालय हैं, लगभग 345 राज्य विश्वविद्यालय हैं और 123 मान्यता विश्वविद्यालय हैं और 235 निजी विश्वविद्यालय हैं। और देश में कॉलेजों की तो संख्या खतरनाक है, कितनी? 37,700 2012-13 के डेटा के अकॉर्डिंग। अभी के टाइम पे तो न जाने शायद 45,000 तक पहुंच गया ये मामला, है ना। तो इस प्रकार से ये समझ में आया। और अगर हम बात करें कि कौन कौन सी संस्थाएं अभी काम कर रही है इसके मामले में, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है यानी कि यूजीसी है, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू है, एसओएल है, एआईसीटीई है, आईसीएमआर है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इसको समझ सकते हो बच्चों। ओके, तो इस प्रकार से अब आप यहाँ पे समझ गए अच्छे तरीके से। चलो अब हम लोग बात करेंगे इसके अगले क्वेश्चन की, ठीक है। आप चाहो तो एक बार दोबारा से रिवाइज कर लो बच्चों, जिसमें सबसे पहले आपको पूछा गया था प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास, ठीक है, और कौन कौन से यहाँ पे विस्तार हुए, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया था माध्यमिक से शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास, तो यहाँ पे आ जाते हैं। और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास कौन कौन से थे उसके बारे में ये पॉइंट है। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 के आखिरी क्वेश्चन की, और 5-7 मिनट और लगेंगे बच्चों, ठीक है, फिर आपका ये सेशन कंप्लीट। क्वेश्चन क्या है? चाइना, पाकिस्तान और भारत, इसके सकल देशीय उत्पाद यानी कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आपको इसके बारे में और इसके क्षेत्र का वर्णन करना, ठीक है। जीडीपी क्या रही थी और कैसे ये विकास कर रहे थे, कौन कौन से काम कर रहे थे, डेटा वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे अच्छे समझाना, ठीक है। तो देखो, चाइना, पाकिस्तान, भारत के सकल देशीय उत्पाद और जीडीपी और क्षेत्र। सबसे पहले 2013 में अनुमानिक चीन का जो सकल देशीय उत्पाद था वो था $9.24 ट्रिलियन, जबकि भारत का कितना था? $1.77 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, और पाकिस्तान का था $232 अमेरिकी डॉलर, ठीक है, ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। विकास की इस प्रक्रिया पथ में ये देखा गया कि चीन की जो औसत वार्षिक वृद्धि है ना, वो हर साल बढ़ती है लगभग 9.5%, जबकि भारत की बढ़ती है लगभग 6% के आसपास और पाकिस्तान की 4% के आसपास। तो चाइना और तेजी गति से यहाँ पे विकास कर रहा है, ठीक है। वर्ष 2011 में चाइना में अगर 1 लाख लोग हैं तो उसमें से 37% लोग यानी कि 37,000 लोग कार्यबल किसमें लगा हुआ था? कृषि में, जिसका सकल देशीय उत्पाद 9% के बराबर था। भारत और पाकिस्तान में जीडीपी में कृषि का योगदान था 14% और 25% के आसपास, ठीक है। परंतु पाकिस्तान में इस क्षेत्र में 43% के लोग कार्य करते थे, जबकि भारत में 49% लोग केवल कृषि में ही लगे हुए थे, ठीक है। उसके बाद चाइना में सकल देशीय उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किसका है? विनिर्माण क्षेत्र का, यानी कि फैक्ट्रियों का, जबकि भारत और पाकिस्तान में सकल देशीय उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र का, ठीक है, भारत और पाकिस्तान में। यद्यपि चीन ने अपनी परंपरागत नीतियों को अपनाया, जिसमें क्रमशः उसने कृषि से विनिर्माण, ठीक है, उसके बाद में सेवा क्षेत्र की ओर अपने आप को अग्रसर किया, परंतु भारत और पाकिस्तान ये सीधे सीधे कृषि क्षेत्र की ओर चले गए, ठीक है। 1980 के दशक में भारत, चीन और पाकिस्तान में सेवा क्षेत्र जो था वो 17 भारत में, 12 चाइना में और 27 यहाँ पे था, कार्यबल लगा हुआ था। वर्ष 2011 में ये बढ़ के कितना हो गया? 31, 37 और 35%, ठीक है। चीन की आर्थिक समृद्धि का मुख्य आधार क्या था? विनिर्माण क्षेत्र, जबकि भारत और पाकिस्तान का समृद्धि का मुख्य आधार क्या था? सेवा क्षेत्र, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपका ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। अब जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहाँ से देख लीजिए, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट्स इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। तो सबसे पहले जो डेवलपमेंट हुआ किसमें? प्राइमरी एजुकेशन में, उसके बारे में ये पॉइंट पढ़ सकते हैं आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद में जो सेकेंडरी एजुकेशन में डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में ये पॉइंट है। एंड देन कि डेवलपमेंट क्या हुआ हायर एजुकेशन सेक्टर में, तो उसके बारे में बच्चों आप यहाँ से इस पॉइंट को पढ़ सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी एंड सेक्टर्स ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान इन इंडिया, मतलब एंड इंडिया, ठीक है ना, चाइना, पाकिस्तान एंड इंडिया, इसके बारे में बताना। तो ये पॉइंट है बच्चों आपके, इजीली आप इसको यहाँ से रीड आउट भी कर सकते हो, ओके। ये रहा आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलके क्लास 12th के अपने इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए जो हमारा सबसे पहला सैंपल पेपर है
इसके पार्ट 2 को भी डिस्कस कर लिया। अल्टीमेटली आपने पूरा सैंपल पेपर ही डिस्कशन कर लिया है आप, ठीक है। सारे बच्चे चिंता मत करो, आपके लिए हम कम से कम ऐसे ही अभी 3 से लेके 4 और सैंपल पेपर लेके आएंगे, और वो भी बहुत अच्छे से सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है। तो आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी करवाने वाले हैं। बस आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों वीडियो को आप लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सभी बच्चे हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो और अपना अच्छे से ख्याल रखो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।